हेलो बच्चों, तो आज जो है पार्ट सेकंड है किसका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्लांट का। तो देखो क्या है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट कैसा होता है और कौन कौन से सेक्शन उसमें होते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन किया था। इस वीडियो में अगर बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है उसके अंदर, और क्वालिटी एश्योरेंस है ना, इसके डेफिनेशन और इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश क्या करेंगे, पूरा ख़त्म कर देने का, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। देखो अगर बात की जाए सीधे सीधे से मेरे तरीके से, तो टॉपिक इतना बड़ा है ये कि 3 नहीं 30 लेक्चर बनेंगे तब जाके सही से ख़त्म होगा। लेकिन आपके सिलेबस को देखते हुए मैं कोशिश करूँगा 3 या 4 वीडियो में इसको मैं ख़त्म कर दूँ, है ना, क्योंकि इसमें एक एक वीडियो, वैलिडेशन टॉपिक ले लीजिए तो 4-5 वीडियो अकेले वैलिडेशन पे, बैलेंस कैलिब्रेशन ले लीजिए 2 वीडियो कैलिब्रेशन बन जाएंगे। करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस अपने आप में पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर कैसे काम करते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, खैर ये सब बातें करेंगे हम। तो अब जो है फार्मास्यूटिकल प्लांट के अंदर जो सेक्शंस हैं, उन सेक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, देखो जब मैं पढ़ाऊँ, फील करो इंडस्ट्री के अंदर हो, जो सेक्शन, जिस सेक्शन की बात करूँ उस सेक्शन में मान के चलो। ठीक, तो 10-11 पॉइंट हैं, उनको पहले डिस्कस करेंगे। तो एक्टिविटी की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है सबसे पहले जो होता क्या है भाई, इमेजिन करो कोई भी मेडिसिन बनानी है, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कैसे करोगे। सपोज जस्ट अभी पिछले कुछ दिनों से क्या है, एक पैंडेमिक डिजीज़ है जिसको कोविड-19 बोलते हैं, अचानक से आ गई। अब क्या कोविड-19 की दवा रातों रात बन जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए रिसर्च सेंटर चाहिए। ठीक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर चाहिए जहाँ पे रिसर्च की जा सके। रिसर्च करो और उस रिसर्च करके जो फॉर्मूला आपने निकाला है उसको डेवलप करो, इसीलिए उसको बोलते क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो रिसर्च, तो पहली एक्टिविटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी इंडस्ट्री हो, या तो उसकी अपने पास खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, या वो किराए पे किसी दूसरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से फार्मूला बनवाती होगी। ठीक है, तो इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटी, बहुत ही महंगी एक्टिविटी होती है भाई, जाहिर सी बात है। अब आप सोचो कि आपके पास कोविड-19 का कोई ज्ञान नहीं है, बस ये पता है कि ये वायरल डिजीज़ है। अब रैंडमली रिसर्च किए जा रहे हो तो रिसर्च करने का बजट, फिर एंटीवायरल दवा दे रहे हो, उसके लिए API आएगा, एक्सिपिएंट आएगा, आप मेडिसिन बनाओगे, फिर उनके ट्रायल्स लोगे, पता लगा फेल हो गया, फिर दोबारा कुछ और कॉम्बिनेशन लगाओगे, कुछ और कॉम्बिनेशन लगाओगे। तो कहने का मतलब न जाने कितने अटेम्प्ट्स ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, तब जाके कहीं एक मेडिसिन का फॉर्मूला बनता है। भाई एक मेडिसिन बनने में ये मान के चलो 6 से 7 साल लग जाते हैं, सारे क्लिनिकल ट्रायल फेजेस 3-4 साल तो केवल क्लिनिकल ट्रायल्स में लग जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे यहाँ के जो फार्मासिस्ट साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने 1 साल के अंदर मेडिसिन की डिस्कवरी कर ली। अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट। सोच के देखो कि आप डिप्लोमा कर रहे हो, आप फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो, अब आपको अगर रिसर्च करनी हो तो कैसे कर पाओगे। ठीक, तो ये रिसर्च कब करते हैं, M.Pharm के बाद, है ना। M.Pharm के बाद वो क्या है, एसोसिएट साइंटिस्ट बन जाते हैं, वहीं पे वो अपनी PhD कंप्लीट कर लेते हैं और पूरे साइंटिस्ट हो जाते हैं। मींस M.Pharm के बाद क्या करते हैं, जैसे मैं M.Pharm हूँ, मैं अगर अभी CDRI जो अपनी CSIR की लैब है CDRI लखनऊ में, वहाँ जाऊँ तो मुझे क्या है, जैसे मैं स्टार्टिंग से ज्वाइन करूँ तो जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट मिलेगी। खैर यहाँ पे आते हैं। ठीक, तो फार्मास्यूटिकल प्लांट में ड्रग का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, R&D में। डिपार्टमेंट इज एबल टू रिसर्च एंड एनालाइज द प्रोडक्ट। जो R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन होता है, ये क्या करता है, पहले रिसर्च करता है, रिसर्च के एनालिसिस करके उसका फॉर्मूला बनाता है, और फॉर्मूला बनाने के बाद प्रोडक्ट डेवलप करता है। अब जो प्रोडक्ट डेवलप करेगा वो बड़ी छोटी मात्रा में होगा।
R&D सेक्शन में, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े इक्विपमेंट नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। थोड़े थोड़े से थोड़े थोड़े से मटेरियल लेके टेस्टिंग करते जाएंगे। जो मटेरियल सक्सेस हो जाएगा फिर उसके पायलट बैच बना के उसका बैच साइज बढ़ा देंगे, राइट। तो इस तरह से करके, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग न्यू मेडिकेशन दैट फिजिशियन यूज टू ट्रीट देयर पेशेंट। ठीक वही चीज़ है क्या कि भाई आपने फार्मूला बनाया, फार्मूला बना के मैन्युफैक्चरिंग कर ली, मेडिसिन उसके अप्रूवल सारे ले लिए, और फिर जाओगे जो इतनी लंबी चौड़ी आपने मेहनत की है, आपके साइंटिस्ट ने आपने की है, मिल के मैन्युफैक्चरिंग करी है, जाओगे फिजिशियन को समझाओगे, सर ये दवा ऐसी है, इसका ये यूज़ है, इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं और इतने बार दी जाती है। आपने सिखा दिया, फिजिशियन को कोई नॉलेज नहीं था। जो बातें आपने सिखाई, फिजिशियन वही बात पेशेंट को बता के कंसल्टेंसी 500 रुपये फीस ले लेता है। मेहनत सारी आपकी, और मज़े ले रहा है कौन? डॉक्टर। फीस भी ले रहा है और रुतबा भी बढ़ रहा है कि डॉक्टर साहब ने देखो इतनी बढ़िया दवाई बताई और हमको ठीक कर दिया। अगर उसका पीछे का पहलू देखा जाए तो डॉक्टर साहब को तो कुछ ना पता था, वो खाली डिजीज़ डायग्नोस कर सकते हैं, हाँ भाई कोविड-19 है, लेकिन कोविड-19 में दवा कौन सी देनी है ये जब हमारा फार्मासिस्ट उनको जाके बताएगा। 0% का नॉलेज होता है डॉक्टर को इस चीज़ का, समझे। फार्मासिस्ट जाके बताता है कि हाँ सर ये दवा बनी है, अब आप ये दवा लिखिए। नहीं, डॉक्टर को तो ये तक नहीं पता होता कि कौन सी दवा बनी है। खैर ठीक, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या क्या काम होगा भाई। सबसे पहले अगर हम पार्ट की बात करें तो कुछ इसके 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ड्रग की डिस्कवरी, कोविड-19 आया है तो उससे रिलेटेड रिसर्च की जाएगी, ठीक। ड्रग की डिस्कवरी होगी, ड्रग की डिस्कवरी होके छोटे छोटे से ट्रायल लिए जाएंगे, ट्रायल लेके मीन्स डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक, छोटी छोटी सी बैचेस में, और उनकी बायो अवेलेबिलिटी वगैरह सब देख ली जाएगी। अगर सब कुछ फिट रहा तो उनको क्लिनिकल ट्रायल्स में भेज दिया जाएगा। जैसे याद करो कि पहले एनिमल ट्रायल्स होंगे, सबसे लास्ट में आपके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, मींस ह्यूमंस में होते हैं। तो हम यहाँ पे ह्यूमंस की बात करेंगे, टेस्टिंग करेंगे कोई भी नई ड्रग की, किस पे? ह्यूमन पे क्लिनिकल ट्रायल्स। ये बड़ा लेंदी और बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है, अकेले यही 3-3.5 साल लग जाते हैं इसमें, ठीक। एक्सपेंसिव लेंदी इसलिए क्योंकि आपको वॉलेंटियर्स नहीं मिलते। अभी आपसे कोई कह दिया जाए कि हाँ भाई ये कैंसर की दवा हमने बनाई है, ज़रा लाओ आपके ऊपर लगा के देखें ठीक होते हो कि नहीं। कोविड-19 की दवा बनाई है, लाओ आप पे लगा के देखते हैं, कोई तैयार होगा क्या? नहीं। तो ऐसे वॉलेंटियर्स होते हैं जो पैसा लेके भी बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम ये सब होते रहते हैं। एक्सपेंसिव इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्चा होता है, ठीक। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है पोटेंशियल डिमांड करती है पोटेंशियल ड्रग सारे के सारे ट्रायल पास हो जाए। जब भाई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो होती हैं तभी उसको मार्केट में आने का अप्रूवल देंगी, जब सारे के सारे फेजेज़ वो कंप्लीट पास कर ले। जैसे फेज़ 1 और फेज़ 2 की बात करें, इसमें छोटे से ग्रुप में भाई सबसे पहले भाई इकट्ठे थोड़ी पूरे देश को लगा दिया जाएगा, पहले कुछ 150 लोगों को लिया जाएगा, ठीक। अगर उसमें सक्सेस हो जाता है तो फिर 1000 लोगों को ले लिया जाएगा, उस पर भी सक्सेस हो गए तो लार्ज क्वांटिटी पे पूरे शहर को लगा दिया गया, ठीक। तो इस तरह से करके जो भी थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स ले लिए फेज़ 3 में हमने। जनरली फेज़ 2 ट्रायल नीड्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द पोटेंशियल ड्रग मीट्स। देखो क्या होता है, इन सब का स्टैटिस्टिकल डेटा याद करो कि जिनको पहली डोज लगी थी कोविड-19 की, एक नंबर दिया गया था कि किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट हो, किसी को पेन हो, किसी को बुखार आ रहा है, तो इस नंबर पे आप कंप्लेन करके अपने सिम्टम्स लिखवा दीजिए। आज की डेट में किसी को कोविड-19 की अगर डोज लग रही है तो जो हमने फील किया, जो हमने डॉक्टर्स को बताया, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो बता देता है कि थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, थोड़ा सा फीवर हो सकता है, थोड़ी वीकनेस हो सकती है, कभी कभी वोमिट आ सकती है, परेशान मत होना, ये उसके साधारण लक्षण हैं। कहाँ से पता चला उसको? कहाँ से? उसने डेटा इकट्ठा किया। कैसे डेटा इकट्ठा किया? हमने जो फील किया, देखा जाए तो एक तरह क्लिनिकल ट्रायल के पार्ट बन गए, ठीक। फिर न्यू ड्रग अप्रूवल, अगर क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे हो गए उस नई ड्रग के तो अब अप्रूवल फेज़ में जाएंगे। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे WHO अपने यहाँ पे है, अगर यूनाइटेड स्टेट में भेजना है तो वहाँ का यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको USFDA बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में भेजना है तो वहाँ पे MHRA है ना। अलग अलग कंट्री की अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, उन्हीं के स्पेसिफिकेशन में फिर
वो क्या करते हैं, जब सारे सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स ले लिए जाते हैं तो वो खुद कुछ ड्रग को फास्ट ट्रैक मोड पे एक्सीलरेटेड स्टडी करते हैं, जिससे अगर उनके रिजल्ट और हमारे रिजल्ट मैच हो जाते हैं तो उसको ड्रग को अप्रूवल मिल जाता है। अब भी देखो, अभी भी रिसर्च ख़त्म नहीं हुई। अब अगर अप्रूवल मिल गया तो डॉक्टर को बताया जाएगा कि भाई ये दवा लिखो, है ना। वो दवा लिखने के बाद फिर उन पेशेंट को मार्क किया जाएगा कि कौन कौन से पेशेंट ने दवा ली है। मींस मार्केट में दवा जाने के बाद जिन पेशेंट ने ली है फिर उनका फीडबैक लिया जाएगा, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मार्केटिंग मॉनिटरिंग। मतलब मार्केटिंग होने के बाद, मार्केट में दवा देने के बाद मॉनिटरिंग की जा रही है पेशेंट की, कि ऐसा तो नहीं कि कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट हो, या जिस चीज़ के लिए बनाई है दवा उस चीज़ के लिए ही काम हो रहा है कि नहीं, उसी का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। इस तरह से सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है और तब जाके रिजल्ट बनता है, ठीक। अब इतना काम अगर हो गया, किसी भी ड्रग का सारा डेटा मार्केटिंग में भी छोटे एरिया में भेज दिया गया, अब इसका बैच साइज बना के मैन्युफैक्चरिंग की जाती है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। अभी तक हो रहा था R&D सेंटर्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में, क्योंकि उनके पास इतने बड़ी मशीनरी नहीं होती कि बहुत लार्ज स्केल पे दवाओं का प्रोडक्शन कर सकें। अब ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाती है, जैसे मैंने कल दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इसकी एक्टिविटी की जाती है। एक्टिविटी करने के लिए बड़े बड़े बैचेस बनाए जाते हैं। उसमें ज़रूरत होती है सबसे पहले आपकी किसकी, मैं अक्सर बात करता हूँ API, बोले तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। यही वो होता है मेन मटेरियल, मेन ड्रग यही होती है API। बाकी जो कुछ भी होता है वो सब कुछ वेट बिल्डअप के लिए, कुछ इसलिए कि दवा बन जाए, कुछ इसलिए कि डिसोल्यूशन उसका हो जाए, कुछ इसलिए कि डिसइंटीग्रेट हो जाए। अदरवाइज इन चीज़ों की ज़रूरत अगर नहीं लेंगे, जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप खाली API को चिपका के कंप्रेस करके बना दोगे तो पत्थर जैसा बन जाएगा, बॉडी के अंदर डिज़ोल्व ही नहीं होगा, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए दवा बंध जाए इसलिए बाइंडर्स चाहिए, मतलब फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट। फिलर्स चाहिए, फ्लेवरिंग एजेंट चाहिए ताकि फ्लेवर अच्छा है, बल्किंग एजेंट चाहिए ताकि वेट बिल्डअप हो सके। 1 ग्राम की टैबलेट बनानी है, 500 mg की बनानी है, 1.5 ग्राम की बनानी है ना। प्रिजर्वेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट चाहिए ताकि वो लंबे समय तक अपना, जब तक उसका लाइफ पीरियड है, सेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी नहीं हो जाती, तब तक वो एज इट इज़ जैसी है वैसे ही उसका असर रह सके, ठीक है। तो दीज एक्सिपिएंट में भी ड्राई, मिल्ड, ब्लेंड। देखो क्या है, ये जो एक्सिपिएंट दिए जाते हैं ये ड्राई फॉर्म में, कभी कभी ग्रेन्यूल के फॉर्म में होते हैं जिनकी मिलिंग करके और फाइन ग्रेन्यूल या फाइन्स बनाए जाते हैं, जिनकी वजह से क्या है, कंप्रेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनका यूनिफॉर्मिटी इसलिए होनी चाहिए ग्रेन्यूल्स की, ताकि कंप्रेशन, क्योंकि जब कंप्रेशन होगा मशीन में तो वहाँ पे किसी भी तरह की नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जो टैबलेट्स की प्रॉब्लम पढ़ी है आप लोगों ने, चिपिंग हो जाएगी, कैपिंग हो जाएगा, है ना, क्रैकिंग हो जाएगी, तो जो बड़ी तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगेंगी, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। तो कुल मिला के सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन जिस फॉर्मुलेशन में बनाना है। इन केस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स में प्रोड्यूस एक्टिव फार्मास्यूटिकल। देखो क्या है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जिनका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन है, जो खुद अपना, उनका अपना खुद API सेंटर्स भी है। मैक्सिमम अगर बात की जाए तो API सेंटर्स गुजरात साइड में हैं। उसके बाद जो API मंगाए जाते हैं वो चाइना साइड से ज़्यादा मंगाए जाते हैं, सस्ते API मिल जाते हैं। बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है, जैसे एल्केम ले लीजिए आप, सन फार्मा ले लीजिए आप, जाइडस ले लीजिए, इन सब के API सेंटर्स हैं, ये अपना खुद का API बनाते हैं। API मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका खुद का है ना। मैंने एल्केम का तो खैर मैंने खुद भी देखा है। तो ये खुद बनाते हैं, और जिन प्लांट्स के नहीं हैं API सेंटर्स वो दूसरे से परचेज करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फिर बाद में अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग के बाद, जो हमने बनाया है उसमें प्रोडक्शन के साथ साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्वालिटी का एश्योरेंस भी होना चाहिए। मतलब जो डॉक्यूमेंट बनाया है, भाई जो हमने बनाया उसका हमने डॉक्यूमेंट किया है, वेरिफिकेशन के लिए क्वालिटी का एश्योरेंस वाला रहेगा, जिससे क्या होगा, एक एश्योरिटी हो जाएगी। मीन्स सेकंड वेरिफिकेशन, हम जो बना रहे हैं हमें कोई रीचेक करने के लिए है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए है,
फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी एश्योरेंस इन्वॉल्व होता है सभी तरह की एक्टिविटी में, चाहे परचेजिंग की हो, चाहे डिस्पेंसिंग की हो, या बनने के बाद जब वेयर हाउस में रखते हैं, या ऑपरेशनल प्रोटोकॉल जो बनाया जाता है, जो बीएमआर आपका बनाया गया कि कौन कौन से स्टेप, ग्रेनुलेशन किस तरह होगा, है ना, उसका कंप्रेशन किस तरह होगा, कोटिंग किस तरह होगा, पैकिंग किस तरह होगा, वो सब चीज़ों पे नज़र किसकी रहेगी? क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए क्यूए की। क्वालिटी एश्योरेंस बोले तो क्यूए, इसको क्या बोलोगे? क्यूए। ओके। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग, क्वालिटी कंट्रोल, वैलिडेशन एंड पैकेजिंग। वैलिडेशन के आगे हम जाके पढ़ेंगे, वैलिडेशन से ही तो डेटा वैलिडेट होता है। भाई आपको कोई भी चीज़ एक मिला कि भाई इतने ग्राम टैबलेट ले लो, इतने ग्राम खा लो तो आपको आराम मिल जाएगा, तो ये कहाँ से डेटा आया? ऐसा थोड़ी रैंडमली किसी ने दे दिया, हाँ भाई 10 ग्राम की टैबलेट खा लो, 10 mg की टैबलेट खा लो। वैलिडेटेड डेटा एक लंबी चौड़ी स्टडी होती है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में वैलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे ना। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? सीरीज ऑफ एक्शन। जितने एक्शन हम करते हैं प्रोडक्शन वाले, उतने ही एक्शन हमको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमारे क्यूए वाले करते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई भाई। फिर क्वालिटी एश्योरेंस के बाद क्वालिटी कंट्रोल आता है। क्वालिटी कंट्रोल, जैसे हम कोई प्रोसेस बना रहे हैं, मान लिया हमने ग्रेनुलेशन शुरू किया या कंप्रेशन शुरू किया। ग्रेनुलेशन में ग्रेन्यूल्स होंगे, ग्रेन्यूल्स में क्या चेक किया जाएगा? भाई उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है या मॉइस्चर कम है, बाइंडर बराबर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, यूनिफॉर्मिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है नहीं। इसके लिए रैंडम सैम्पलिंग करने का काम करते हैं क्वालिटी कंट्रोल वाले। फिर वो उनकी अपनी सेपरेट इंडिविजुअल बॉडी होती है, वो अपनी खुद की उनकी लैब है लंबी चौड़ी, अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, वो अपनी लैब में जाते हैं और सारे टेस्टिंग करते हैं एज़ पर उनकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो एसओपी है उसके अकॉर्डिंग। चाहे मॉइस्चर कंटेंट चेक करना हो, है ना, आप लोग भी देखो मॉइस्चर कंटेंट कार्ल फिशर ऑपरेटर्स पे देखते हो कि नहीं? ये आप लोगों के लैब में होगी, आप लोग देखना। ठीक, प्लस जो उन्होंने टेस्टिंग की उसका वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। उसके बाद अगर फुलफिल हुआ जो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, कहाँ से? जहाँ का हम बना रहे हैं, यूएस का बना रहे हैं तो यूएस के अपने स्पेसिफिकेशन होते हैं ना। एक दिन मैं बीएमआर का भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग काम करते थे। ओके, मेरे पास एक रफ पड़ा हुआ है, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे स्पेसिफिकेशन जो बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं। भाई मान लिया टैबलेट है, इसकी इतनी थिकनेस होनी चाहिए, इसकी इतनी हार्डनेस होनी चाहिए, है ना, इसका इतने टाइम पे डिज़ोल्व हो जानी चाहिए, इतने टाइम पे डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए, इसका फ्राइबिलिटी इतने % होना चाहिए, है ना। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन अगर फुलफिल होते हैं तब जाके क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है? बैच को रिलीज़ करता है। मतलब अब ये इसकी टेस्टिंग पूरी हो गई है। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो प्रोडक्शन से हट के है, करती काम प्रोडक्शन के साथ साथ। जितने भी हम प्रोसेस करते हैं, ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, पैकिंग तक, सब में जो इन प्रोसेस होता है, इन प्रोसेस क्या, दोनों बैच पूरा मटेरियल ना पूरा मतलब पूरा ना प्रोसेस होने के बीच में ही रैंडम सैम्पलिंग उठा के वो टेस्टिंग करते रहते हैं कि अप टू लिमिट है कि नहीं। ठीक, फिर उसके बाद जब टैबलेट बन जाती है, बन जाने के बाद उसका वेयर हाउस कर दिया जाता है। मीन्स अब वेयर हाउस में पहुंच गया, इट मीन्स कि इसमें जो कुछ भी है सारी इसकी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। अब जो इसकी स्टोरेज कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वेयर हाउस का एटमॉस्फेयर किया जाता है। मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस मान लिया टेम्परेचर है, 24 डिग्री सेल्सियस रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना। अब इससे ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर या इससे कम यहाँ की ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, वहाँ पे डेटा लॉगर लगा देते हैं। डेटा लॉगर क्या है? जब या हाइग्रोमीटर लगा देते हैं। ये क्या करते हैं, 24 घंटे में कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम टेम्परेचर गया वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे हम उसकी मॉनिटरिंग कर लेते हैं। ठीक, तो कुल मिला के प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, प्रिवेंट कंटामिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एरिया एकदम क्लीन होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, लॉट का जो स्टेटस होता है, भाई 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट बनाई गई, उन लॉट को अलग सेपरेट रख दिए जाते हैं कि ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके, भाई ये पहले आया। तो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको क्या बोलते हैं, फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी बैच आपके यहाँ पे पड़ा नहीं रहेगा, जैसे डिमांड आएगी उनको भेज दे। कुल मिला के इतना याद रखो, वेयर हाउस में प्रोडक्ट बनने के बाद रख दिया जाता है 2 चरो। एक तो पैकिंग में ले जाने के लिए पहले स्टोर करके रखते हैं, दूसरा फाइनल वेयर हाउस में जो रखते हैं। अब जब ट्रांसपोर्टेशन में जाना है, मीन्स जब ये पार्टी को देना है तभी ये यहाँ से निकाला जाएगा, तब तक इसकी पूरी मॉनिटरिंग होती रहेगी। ठीक,
पैकेजिंग में अगर जाना है वेयर हाउसिंग के बाद तो भाई पैकेजिंग में जाएगा। पैकेजिंग में अब डिपेंड करता है, आलू ब्लिस्टर पैकिंग करनी है, एल्यूमिनियम फॉयल की पैकिंग करनी है, प्लास्टिक की बॉटल्स में पैकिंग करनी है, वायल्स में पैकिंग करनी है, या पाउच या सैचेट, ट्यूब, स्टेराइल वायल्स, जिस तरह की भी हैं उस तरह के मीन्स सबके क्या है, सेपरेट एरिया है। आलू ब्लिस्टर फॉयल है तो उसका सेपरेट मशीन होगी BP602, है ना। पाउच का है अपना अलग फिलिंग मशीन होगी, सैचेट्स की अलग सीलिंग पैकिंग फिलिंग मशीन होगी, स्टेराइल वायल्स की अलग सीलिंग पैकिंग और बंग वॉशिंग वगैरह, जहाँ पे वायल वगैरह साफ़ होके ड्राई होके रखे रहें, और फिर सीरीज से जाते हैं और उतने ml उसमें क्या फिलिंग होती रहती है ना। तो इस तरह से कहकर पैकिंग होते रहते हैं। पैकिंग करने के बाद फाइनली जब पैक हो जाता है तो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं किसके, कागज़ के, जिसको बोलते हैं शिपर, है ना। शिपर में पैक कर दिए जाते हैं, टर्सरी लेबल लगा दिए जाते हैं और उसको फिर वेयर हाउस में भेज दिया जाता है। प्रोडक्ट एजुकेशन एंड कंप्लायंस। अब जैसे कोई बात हुई भाई, कोई भी प्रोडक्ट है आपका, अब उसकी अगर ऑडिट हुई या उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या तो प्रॉब्लम है या नहीं है तो उसके बारे में डिटेलिंग करनी, बतानी सारी चीज़ें फाइनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, ताकि बहुत सारा क्लिनिकल ट्रायल का डेटा दिखाया जाएगा, ताकि इनको क्या है, मार्केट में ले जाने के अप्रूवल्स मिल सके। तो उसमें क्या है, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, उसका डेटा पूरा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट से रिलेटेड, कितने टेम्परेचर पे बना है, कितना उसका बैच साइज है, कितना उसमें API पड़ा है, कितना उसमें एक्सीपिएंट पड़ा है, कितना उसमें लुब्रिकेंट है, कितना फिलर है, कितना ग्लाइडेंट है, सब कुछ, कितना डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, सारी डिटेल उसके पास मौजूद होनी चाहिए। ओके। In some cases, product compliance group may audit company operations such as manufacturing, drug testing, ensure the all operation in compliance industry regulation। देखो क्या है, कई बार क्या होता है, ऑडिट कराई जाती हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही। देखो कई बार हम लोग सेल्फ ऑडिट करते हैं, फर्स्ट पार्टी, कई बार फर्स्ट पार्टी बुलाते हैं, कई बार सेकंड पार्टी, और कई बार बाहर की रेगुलेटरी बॉडी बुला लेते हैं ना। एक बार हम खुद ऑडिटर हो जाते हैं, हमारे पास जो टीम होती है उन्हीं में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो ऑडिटर हो जाते हैं। कई बार क्या करते हैं, जो डीलर जहां से हमने माल मंगवाया है उसको ऑडिटर बना लेते हैं, वेंडर जिसको बोलते हैं ना, वेंडर ऑडिट होती है। कई बार क्या होता है, जैसे हमें US भेजना तो US FDA वाले आ जाते हैं ऑडिट करने के लिए। इन सब चीज़ों से पता चलता रहता है कि हमारा प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट और सही बना हुआ है। ठीक। फिर लेबोरेटरी एक्टिविटी की बात करें, लेबोरेटरी लैब में क्या होगा भाई, रिसर्च की जाएगी, ड्रग की डिस्कवरी की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरह से कोविड-19 की दवा बन गई, फार्मूला बन गया, अब किस तरह से, कितना पहले कौन सा मटेरियल मिलाया जाएगा, कितना एक्सीपिएंट होगा, है कितना उसमें पानी मिलाना है, वाटर फॉर इंजेक्शन मिलाना है, कितना उसमें प्रोपेलेंट मिलाना है, और दूसरी चीज़ क्या, किस ऑर्डर में मिलाना है, कितना गर्म करना है, कितना ठंडा करना है, कितने टेम्परेचर पर रखना है। कुल मिला के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन भी आ जाती है, कौन कौन सा केमिकल मिलाना है, किस डोजेस फॉर्म में बनाना है, ये सब रिसर्च की जाती कहाँ पे, लैब में। ठीक। फिर बात करें क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। जिस मशीन पे वो बना है कोई भी प्रोडक्ट, मान लिया बना, अब इस पूरी मशीन पे वो प्रोडक्ट चिपका हुआ है, मान लिया कोई दूसरा मटेरियल यहाँ पे बनने आ गया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे A मटेरियल बना था, यहाँ पे B मटेरियल दोबारा बनेगा। अब आप इसको कितना भी कपड़े से क्लीन कर लो, कुछ ना कुछ मटेरियल चिपका रह जाएगा। तो जब B मटेरियल बनने आएगा तो B मटेरियल जब बाहर निकलेगा, उसकी टेस्टिंग होगी, तो उसमें B और A दोनों की पीक आएंगी, है ना। जब क्वालिटी कंट्रोल में चेक किया जाएगा कि मटेरियल कौन सा है, इसमें कोई दूसरी पीक तो नहीं है, तो पता चला A बैच की भी पीक आएगी। इसीलिए इन सब ऐसे केस में क्या, टाइप B क्लीनिंग करते हैं। और टाइप B क्लीनिंग किसको बोलते हैं, जहाँ पे पानी का इस्तेमाल होता है। ठीक, वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसको टाइप B क्लीनिंग। और टाइप A क्लीनिंग की बात की जाए, जिसमें हम सिंपली वैक्यूम या ड्राई क्लॉथ से कर लेते हैं। ठीक, सिंपल मॉपिंग कर देते हैं। और वैक्यूम, वेट मॉपिंग या वैक्यूम से क्यों करते हैं, ताकि जो एक्सपोजर है वो मशीन में कहीं और ना चिपके, रूम में कहीं ना चिपके, प्लस जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा किसी तरह की कोई एलर्जी ना होने पाए। ठीक। फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बार मटेरियल आ गया, बन गया,
तो फिर एक डिपार्टमेंट और होता है जिसको बोलते हैं SCM। क्या बोलते हैं? SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इनकी अपनी एक टीम होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेड ऑफिस में बैठे रहते हैं, बढ़िया AC केबिन होता है, फ़ोन पे बात करते रहते हैं। काम इनका क्या होता है? ऑर्डर को मंगाना। मीन्स जैसे सपोज करो आपने खुद की कोई मार्केटिंग कंपनी खोली, ठीक, मार्केटिंग कंपनी खोली, अब आपको मार्केटिंग तो आप कर रहे हो लेकिन मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करा रहे हो, तो आप क्या करोगे? सप्लाई चेन वाले को फ़ोन करोगे कि भाई 50,000 टैबलेट हमको क्लेवम 625 की भेज दो। अब वो क्या करेगा? इंडेंट लेगा, इंडेंट लेके भेज देगा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में। अब हम क्या करेंगे? 50,000 कितने बैच में बन पाएगा? ये तो आधा ही बैच है, तो आधा बैच हम प्लान करेंगे और बना के क्या करेंगे? भेज देंगे पैकिंग करके। तो कुल मिला के सप्लाई चेन वाले का काम है अपनी बातों से कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसके बाद वहाँ से ऑर्डर लेना, ऑर्डर लेके एक तरह से कॉल सेंटर वाले समझ लो, समझे कि नहीं? बस सर मेरा सिम ले लीजिए, मेरे सिम में इतनी खूबियाँ हैं, ठीक। तो सप्लाई चेन लोगों से जोड़ता है। सप्लाई मीन्स आउटपुट बढ़ाने का काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कंपनी का बढ़ाता है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन करता है दवाओं की। फिर लास्ट है पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, पेशेंट असिस्टेंस, बहुत सारे, जैसे बहुत सारे गरीब लोग होते हैं ना, तो दवाएं नहीं अफोर्ड कर पाते, उनके लिए सस्ती दवाओं का प्रोग्राम किया जाता है। दूसरा, जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है किसका? टैबलेट्स का या मेडिसिन का। जैसे अभी वैक्सीन का ही था, है ना, वैक्सीन फ्री में सबको लगाई गई, है ना। तो वो अलग बात है कि गवर्नमेंट ने फंडिंग की है, बहुत सारे केस में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियां खुद फंडिंग करने लगती हैं, ठीक। जैसे कहीं पे कोई मान लिया कोई डिजीज़ फैल जाए सीजन के हिसाब से, हैं, और कोई इंडस्ट्री है अपना वो कुछ वेलफेयर में करना चाहती है, तो क्या करेगी? जगह जगह कैंप लगा के उसके मेडिसिन जो है फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर देगी, जिसको क्या बोलते हैं? पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम। ये बात हुई किसकी? एक्टिविटीज़ की। इस तरह से एक्टिविटी, क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है ना, वेयर हाउसिंग होता है, पैकेजिंग होता है, कंप्लायंस होता है, लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, तो अलग अलग तरह की एक्टिविटी इंडस्ट्रीज़ में होती हैं। नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं क्वालिटी कंट्रोल में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग की, हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है, सब कुछ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, इस बात का पता लगाता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। फिर कहोगे क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है? क्वालिटी एश्योरेंस क्रॉस वेरीफाई करता है प्रोडक्शन को भी, यानी मैन्युफैक्चरिंग को भी, और क्रॉस वेरीफाई करता है क्वालिटी कंट्रोल को भी। दोनों का हेडमास्टर दोनों के ऊपर नज़रें रखता है, इसका भी डेटा देखेगा, इसका भी डेटा देखेगा, प्लस अपनी भी कुछ टेस्टिंग करेगा। वो अलग बात है कि हमारे इन प्रोसेस अगर 10 मिनट पे हैं तो उसके इन प्रोसेस 2 घंटे पे होंगे, ठीक। तो क्वालिटी कंट्रोल इज ए डिग्री ऑफ एक्सेलेंस प्रोडक्ट possesses with respect to its design and conformity with certain prescribed standards and specifications। कुल मिला के क्वालिटी कंट्रोल क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि जो हमने स्पेसिफिकेशन या जो स्पेसिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में लिखे हैं, या जो पैरासीटामोल बनाने के स्पेसिफिकेशन है या क्लेवम के स्पेसिफिकेशन हैं, वो सारे स्पेसिफिकेशन फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। क्वालिटी कंट्रोल ने पास कर दिया, इट मीन्स कस्टमर एक्सपेक्टेशन मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री होगा, इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मतलब अब इतनी थिकनेस है तो उतनी थिकनेस होनी चाहिए, पता लगा थिकनेस बढ़ती चली गई, हार्डनेस इतनी है पता लगा हार्डनेस घट गई, और ट्रांसपोर्टेशन में टैबलेट टूटती चली गई, कंप्लायंस आ जाएगा। फिर भरते रहो डेविएशन है, और प्रोसेस को करते रहो चेंज कंट्रोल लेके चेंज, ठीक है। फिर क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो होता क्या है बेसिकली? तो ये होता है पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि फोकस करता है फुलफिलिंग द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। कुल मिला के ये क्वालिटी कंट्रोल एक पार्ट होता है जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती हैं, और क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है हमारे स्पेसिफिकेशन। अब बोलोगे सर बार बार आप एक ही नाम ले रहे हो, क्या? स्पेसिफिकेशन। अब क्या होता है भाई स्पेसिफिकेशन? मान लिया हम केस लिए टैबलेट का, ठीक। टैबलेट में सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले देखोगे उसकी थिकनेस, और क्या देखोगे भाई? वेट देख लोगे, ठीक।
फिर क्या देखोगे, हार्डनेस देख लोगे, फिर क्या देखोगे, डिसइंटीग्रेशन देख लोगे, फिर क्या देखोगे, डिसोल्यूशन देखोगे, फिर क्या देखोगे, फ्राइबिलिटी देखोगे, ठीक, फिर क्या देखोगे, लेंथ ऑफ टैबलेट देखोगे, है ना। कुल मिला के अब जो है आपके पास एक डेटा होता है कि इस थिकनेस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वेट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हार्डनेस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, dt इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डिसोल्यूशन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फ्राइबिलिटी इससे ज़्यादा, लेंथ इससे ज़्यादा। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है, हम प्रोडक्शन वाले तो चेक करते ही रहते हैं, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल वाले जाके अपनी लैब में चेक करते हैं। ऐसा तो नहीं कि ये लोग बना रहे हैं और कुछ गड़बड़ कर दें, और उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस वाले होते हैं उनके ऊपर उनको चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सुपीरियर या इन्फीरियर है, सबका एक ही काम है कुल मिला के, जो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं उस स्पेसिफिकेशन पे टैबलेट मार्केट में जाए ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसकी इमेज ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। अगर गलत तरह की टैबलेट चली गई तो क्या बदनामी किसकी, आफ्टर ऑल ऑर्गेनाइजेशन की होती है। क्यूसी का कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कुल मिला के इस्टेब्लिश करती है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उन्हीं में, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाते हैं। स्टैंडर्ड द मेंटेनिंग द एंड प्रैक्टिस, जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए लंबी चौड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अलग अलग तरह के चार्ट्स बना के रखते हैं ये लोग, अलग अलग पैरामीटर्स के, जिसके थ्रू क्या है चार्ट्स ड्रा करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, जिससे पता चल जाता है पूरा प्रोसेस सही तरीके से हुआ है। इन केस कहीं पे क्यूसी में चेक करने में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या करोगे, जो बॉस है उसको रिपोर्ट करोगे। बॉस कौन होगा, क्यूसी का बॉस होगा क्यूसी मैनेजर। क्यूसी मैनेजर को क्या किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा। तो क्यूसी मैनेजर क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि एक्शन जो हुआ है उसको करेक्ट किया जाए। उसीलिए इंडस्ट्री में एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं कापा। क्या बोलते हैं, कापा। कापा मतलब करेक्टिव एक्शन, ठीक, एंड प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कापा। मतलब करेक्टिव एक्शन मतलब चीज़ों को करेक्ट किया जाए, जो प्रॉब्लम हुई वो करेक्ट किया जाए। प्रिवेंटिव एक्शन मतलब ऐसा कुछ करो ताकि ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं कापा। तो ये क्यूसी मैनेजर बोलता है भाई ये प्रॉब्लम है, इसको करेक्ट करो। तो करेक्ट करने के बाद फिर रिजल्ट दिया जाता है और साथ में प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। ये करेक्टिव एक्शन इंस्टेंट होता है उसी वक्त, प्रिवेंटिव एक्शन के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है ना, क्यों, क्योंकि उसको लेने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। स्टेप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स है एस्टेब्लिशिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश किया जाए। कैसे एस्टेब्लिश किया जाओगे, टर्म ऑफ साइज, डिज़ाइन, ड्यूरेबिलिटी, अपीयरेंस कैसा है ना, इन बेसिस पे कस्टमर को क्या है सेटिस्फाई किया जाता है। ठीक, सेलेक्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा सही रहेगा, किस में नंबर ऑफ टैबलेट्स ज़्यादा जाएंगी, किस में आउटपुट ज़्यादा रहेगा, किस में कॉस्ट कम लगेगी और किस में क्वालिटी ज़्यादा। तो कई तरह के मेथड्स होते हैं, जो मेथड बेस्ट होता है उसको क्या कहता है, चूज़ कर लिया जाता है। डेवलपमेंट एंड मेजरमेंट टेक्निक्स, स्टेप ये है, स्टेप हेल्प करता है वेदर प्रोडक्शन कन्फर्म टू द स्पेसिफिकेशन और नॉट, जो हम अभी बात कर रहे थे। भाई जैसे मैन्युफैक्चरिंग हमने टैबलेट की शुरू कर दी, कंप्रेशन चालू कर दिया, टैबलेट निकलनी शुरू हुई। हम 20-20 टैबलेट का वजन कर रहे हैं, सिंगल फॉर्म में भी और एवरेज फॉर्म में भी। तो ये भी जाते हैं अपना 20 टैबलेट वहाँ से ले आए और अपने वहाँ पे लेके गए, उन्होंने DT चेक किया, डिजो चेक किया, हार्डनेस चेक किया, ठीक, डिसइंटीग्रेशन, फ्राइबिलिटी, सब कुछ चेक कर डाला, मॉइस्चर कंटेंट चेक कर डाला। कुल मिला के ये मैंने क्या कहा, जो मेथड डेवलप हुआ है उसके सारे डिटेल्स, ताकि कंफर्म हो जाए कि सारे स्पेसिफिकेशन अप टू लिमिट हैं कि नहीं। मॉनिटरिंग ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट बनने के बाद भी उसका पीरियोडिक चेक होता रहता है, मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस भी और आफ्टर प्रोसेस भी। ठीक, उनके पीरियोडिक चेक की, जब तक ये रखा है तब तक ये अप टू लिमिट है कि नहीं, किसी तरह कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। इवन बैच मार्केट में चला जाए, 2 साल बाद भी आप कंपनी में आओगे तो उसकी स्टेबिलिटी स्टडी होती रहेगी, मतलब उस बैच का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी एम्प्लॉय से कोई प्रॉब्लम हुई है तो उन स्टेप्स को रिमूव कर दिया जाता है। कैसे, मैंने बताया ना, उस बैच में डेविएशन ले लो,
जो डेविएट हुआ है, मतलब भाई मान लिया उसकी मान लिया dt टाइम उसका क्या 15 मिनट है, ठीक, कंप्रेस टैबलेट का 15 मिनट है। अब 15 मिनट रेंज में ना आके 10 मिनट आ गया, 10 मिनट आ गया मतलब कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम हुई तो क्या करोगे, डेविएशन लोगे, मतलब आपका dt डेविएट हुआ है। तो डेविएट क्यों हुआ है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसी को बोलते हैं डेविएशन, ठीक। फिर सिग्निफिकेंस क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल का, क्या फ़ायदा है भाई, जाहिर सी बात कॉस्ट रिडक्शन होगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, इमेज बिल्डअप होगी, इंक्रीज द ऑपरेशनल इफिकेसी, ऑपरेशन में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा उसकी इफिकेसी बढ़ेगी, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होगा जब उसको अप टू लिमिट मिलेगा, इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप होगी, है ना। तो ये सारे सिग्निफिकेंस होते हैं किसके, क्वालिटी कंट्रोल के। अब टेक्निक की बात कर ले भाई, और क्या हो सकता है, इंश्योरेंस अगेंस्ट हैवी लॉस। भाई क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इंश्योरेंस है एक तरह का कि ताकि हैवी लॉस ना होने पाए, ज़्यादा रिजेक्शन ना होने पाए, इसीलिए तो क्वालिटी कंट्रोल क्या पहले ही डेटा मैनेजमेंट कर लेता है। प्रमोट एम्प्लॉय द प्रोडक्टिविटी, जब डेटा सही आ रहा है, बैच सही जा रहा है, तो जो एम्प्लॉय होगी वो भी इनकरेज होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सके। मॉरल ऑफ एम्प्लॉय, मॉरल इंक्रीज होता है QC की वजह से, ठीक। फिर टेक्निक्स की बात कर लें, टेक्निक्स भाई क्वालिटी कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो, इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हो, बैच चल रहा है तो पीरियोडिक चेकिंग, एक आपका टाइम पीरियड है जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में लिखा है, उस टाइम पे पीरियोडिक चेकिंग कीजिए, मतलब बिफोर प्रोसेस के पहले, ड्यूरिंग प्रोसेस और आफ्टर प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी एंड ऑफ द मीन्स की शुरुआत से लेकर लास्ट तक सारी लिमिट मेंटेन है कि नहीं। इसके लिए क्या करोगे, सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन में क्या भाई, टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, ऑल द वर्क फ्रॉम डिपार्टमेंट इज सेंड टू इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। इसमें क्या होगा कि भाई जो भी चीज़ें बनी उसका बाकायदे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट अलग से होता है, उसका सबका इंस्पेक्शन कराया जाए। एक होता है फ्लोर इंस्पेक्शन, मतलब जहाँ बना है, जहाँ बन रहा है उसको वहीं पे जाके इंस्पेक्शन किया जाए, वहीं पे बंदा जाएगा और वहीं पे इंस्पेक्शन करेगा कि चीज़ें सही है कि नहीं। फिर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, SQC जिसको बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये सिस्टम क्या करता है, क्वालिटी को कंट्रोल करके रखता है। कैसे, जैसे पहले प्रोसेस कंट्रोल की बात की जाए, प्रोसेस कंट्रोल में जो प्रोसेस से टैबलेट बन रही है, कैप्सूल बन रहा है, सिरप बन रहा है, सैचेट बन रहा है, एलिक्सर्स बन रहे हैं, जो सस्पेंशन बन, जो भी बन रहा है, उनका पूरा डेटा, उन डेटा के बेस पे अलग अलग डेटा पे X चार्ट, R चार्ट, C चार्ट, P चार्ट, सब कुछ। अब देखो ये सारे चार्ट बताने लोगों, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए कोई फ़ायदा नहीं इनका, हम लोगों ने ये सारे बनाए हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का एक एक्सेप्टेंस लेवल होता है, एक रेंज होती है कि 20 टैबलेट में अगर 18 टैबलेट अप टू लिमिट हैं तो हम बैच को पास कर देंगे, अगर 17 टैबलेट हो गई तो पूरे पूरे बैच को रिजेक्ट कर देंगे। सोचो एक टैबलेट से कितना फर्क, इसको क्या एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग लिमिट भी बोल सकते हैं ना। फिर एडवांटेज क्या होते हैं भाई SQC के, भाई डेटा इकट्ठा करके रखने के, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन ग्रेटली रिड्यूस्ड, जाहिर सी बात है। अब जब हम जगह पे जाके इंस्पेक्शन कर ले रहे हैं तो बाद में जो लंबा चौड़ा हमको स्टडी करनी पड़ती है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो नहीं करनी पड़ती। दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत भाई ड्यूरिंग प्रोसेस कोई प्रॉब्लम हो गई, अर्ली वार्निंग ऑफ डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑपरेशन, मशीन चल रही है, हमको पता है कि ये डिफेक्ट आ गया है तो उसी वक्त उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। SQC टेक्निक इज सिंपल एंड रिक्वायर नो हाईली स्किल्ड ऑपरेटर, इसके लिए कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन प्रोसेस है, जब तब तक प्रोडक्शन चलता रहेगा, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद क्वालिटी एश्योरेंस का, ठीक। लास्ट टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस, फिर आ जाएगा करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज का वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा वीडियो देखने की आदत डालो, ज़्यादा समय की, क्योंकि अब शुरू किया है मैंने और किया है तो मैक्सिमम पोर्शन ख़त्म भी करना है ना। तो क्वालिटी सिंपली अच्छा, और एक चीज़ क्या कि बीच बीच में मुझे बताते रहो कमेंट करके कि समझ में आ रहा कि नहीं, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। देखो केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, मैंने ख़त्म कर दिया उसको, HAP भी लगभग 70% से ऊपर ख़त्म कर दिया। फार्मास्यूटिक्स समझ में आए तो पढ़ाऊँ, नहीं समझ में आए तो क्या फ़ायदा टाइम बर्बाद करने का ना, आपका भी और हमारा भी। तो क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब फिट फॉर यूज़, मतलब यूज़ जिस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उस पर्पज़ के लिए एकदम फिट है, ये बताएगा कौन,
क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स वो एश्योर करता है कि ये चीज़ सही है। कैसे एश्योर करेगा? उसके पास लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट होगा, क्यूसी का भी डॉक्यूमेंट होगा, टेस्टिंग का, प्रोडक्शन के भी डॉक्यूमेंट होगा और अपना खुद का भी डॉक्यूमेंट, तीनों डॉक्यूमेंट मिला के एश्योर कर देगा कि हाँ भाई ये चीज़ एकदम फिट है। ठीक, मीन्स एक तरह की गारंटी है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? जो वर्क हुआ है वो बिना किसी मिस्टेक के हुआ है और जो एक्सपेक्टेशन है उन सब पे फुलफिल होगा, पूरी तरह फिट होगा, इस बात की गारंटी लेता है क्वालिटी एश्योरेंस। इसीलिए क्वालिटी एश्योरेंस होता है कंपनी में। ठीक, अकॉर्डिंग टू WHO क्वालिटी एश्योरेंस इज वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट कवरिंग ऑल मैटर्स दैट इंडिविजुअली कलेक्टेड इन्फ्लुएंस ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस। सही बात है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये अगर देखो तो गूगल पे सर्च करना, ICH की गाइडलाइन Q10 है। ICH की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग की गाइडलाइन है जिसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट Q10 गाइडलाइन है ना, तो वहाँ पे भी जाके आप इसको पढ़ सकते हो। बहुत लंबा चौड़ा, बहुत इतनी अपने को ज़रूरत नहीं, बस इतना समझ के रखो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का करने का काम क्या होता है क्वालिटी एश्योरेंस वाला। डेफिनेशन की बात करें, प्रोसीजर टू इंश्योर द क्वालिटी, जो इंश्योर कर रहा है कि क्वालिटी परफेक्ट है। फार्मास्यूटिकल जो प्रोसीजर फॉलो किया है उस प्रोसीजर से जो प्रोडक्ट बना है वो दोनों एकदम फिट फॉर कस्टमर हैं, ये बताता है हमारा कौन? ये क्वालिटी एश्योरेंस। ये इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन जिसको हम बोलते हैं ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन जिसको बोलते हैं ISO 9000। पहले 9000 होता था, अब देखो बहुत सारी कंपनियां हैं जो बोलेंगे ISO 9000 से सर्टिफाइड हैं, कुछ बोलेंगी हम 9001 से सर्टिफाइड हैं, कुछ बोलेंगे हम 9005 से सर्टिफाइड है ना। तो अलग अलग जो है सर्टिफिकेशन होते हैं, कुल मिला के इनका काम होता है पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, कॉन्सेप्ट की बात करें, सबके कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हम इसका भी देखेंगे। कॉन्सेप्ट देखो, QA जो होता है, क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है, वो काम करता है PDCA कॉन्सेप्ट पे। कैसे? PDA मतलब पहले प्लान करो कि करना क्या है, फिर उस प्रोसेस को कर लो यानी डू। ठीक, फिर जो काम किया है उसको चेक करो और चेक करने के बाद अगर सही है तो उस पर एक्ट करो। बात समझे? PDCA प्लानिंग अच्छी है तो काम निपटा दो, अगर कोई प्रॉब्लम आई क्रॉस वेरीफाई चेक करो और चेक हो गया तो जो एक्शन लेना है वो एक्शन कर दो। ठीक, तो इसको बोलते हैं PDCA। तो क्वालिटी एश्योरेंस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ठीक, फंक्शन की बात करें तो QA के फंक्शन क्या हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनको डिवाइड किया गया है। जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में क्या करते हैं? ये ट्रायल बैचेस का डेटा या किसी बैच में किसी तरह का कोई एरर डेटा आया है, उन सारे डेटा का ये स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद ये छोटे छोटे बैच बना के उनका रिसर्च करते हैं कि इसको कैसे ओवरकम किया जा सके। ठीक, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का है। ये कुछ काम अपने R&D सेक्शन में करते हैं और कुछ काम आके हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में करते हैं जहां सुटेबल साइट बने। उसके बाद वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन ऐसे हवा में नहीं करते, वैलिडेशन के लिए एक बाकायदे मास्टर प्लान होता है जिसको बोलते हैं वैलिडेशन मास्टर प्लान। उस वैलिडेशन मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ये बैच साइज बनाते हैं, उस बैच साइज के अकॉर्डिंग टैबलेट कैप्सूल बनाते हैं। अगर उस वैलिडेशन में किसी तरह का कोई चेंज आया है तो चेंज कंट्रोल प्रोसीजर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि टैबलेट इतनी निकल रही है और ज़्यादा निकल आई, या इतनी हार्डनेस पे नहीं निकल रही, हमको हार्डनेस कम करनी है तो हवा में कम नहीं कर सकते। उसके लिए एक चेंज कंट्रोल प्रोसीजर होता है, उसका फॉर्मेट होता है, जगह जगह उसके अप्रूवल लेने पड़ते हैं कई लोगों से। इवन आपका बैच अगर US सप्लाई है तो US की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है US FDA, वहाँ से भी इसका चेंज कंट्रोल जब आप लोगे तो वहाँ पे भी ये डेटा सबमिट करना पड़ेगा कि भाई ये मैंने चेंज कंट्रोल लिया है। ठीक है, तो इस तरह से करके ऑल टाइप ऑफ अप्रूवल डॉक्यूमेंट वैलिडेशन का काम करते हैं। और ये सब वैलिडेशन कहाँ से? ये सब डॉक्यूमेंटेशन होता है इन सब का, जिसमें चेंज कंट्रोल सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, ये सारे डॉक्यूमेंट कहाँ? BMR के साथ। अगर आप US भेज रहे हो, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हो, साउथ अफ्रीका भेज रहे हो, तो ये सारा BMR का डेटा उनके पास पहले से होना चाहिए ताकि वो स्टडी करें। जब आप बैच भेजो, टैबलेट की सप्लाई करो, तो उसी के अकॉर्डिंग वो इसका इंस्पेक्शन कर सकें। एश्योरिंग
प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक, कि भाई किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं, किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं, ये क्यूए जो है क्यूए का फंक्शन है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान, क्यूए के पास भाई जाहिर सी बात है जो काम ही कर रहा है गलतियां देखने के लिए, तो जो गलतियों से इतना वो अवेयर हो जाता है कि उसके पास एक प्लान होता है कि इस तरह से अगर किया मीन्स कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो इतना एक्सपीरियंस्ड हो जाता है कि बताता है कि इस तरह से किया जाए तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है ना। फिर क्वालिटी एश्योरेंस मेथड की अगर हम बात करें तो मेथड में क्या है भाई, फेल्योर टेस्टिंग। अगर फेल्योर टेस्टिंग हो गई किसी तरह से, अगर फेल्योर टेस्टिंग हो गई तो क्या करोगे भाई, मेथड कंटिन्यूअसली टेस्ट कंडक्ट डिटरमाइन इफ इट ब्रेक और फेल्स। अगर फेल हो गया तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा डेविएशन लेना पड़ता है। एक डेविएशन लो, डेविएशन फाइल करो, डेविएशन फाइल करके जो करेक्टिव एक्शन है जिसको हमने क्या कहा था, कापा, ठीक, वो कापा लिया जाता है और बैच को फर्दर आगे प्रोसीड कर देते हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ये जो डेटा होता है एनालिसिस की गई है, चाहे क्यूसी में हो, चाहे क्यूए में, चाहे प्रोडक्शन, उन सब की डिटेल होती है, वो सारा एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसी के बेस पे उसकी स्टडी करता है हमारा क्यूए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो हमने बताया था क्या है, Q10 ICH की गाइडलाइन है। दिस मेथड एम्प्लॉय क्वांटिटेटिवली क्या है, टेक्निक टू कंटिन्यूअसली मेक इम्प्रूवमेंट। ये पूरी टीम एक होती है, कई लोगों की, 10 12 15 लोगों का पूरा स्टाफ होता है जो हर वक्त एक ही काम करता रहता है कि जो मेथड से दवा बन रही है उस मेथड को और कैसे इम्प्रूव किया जा सके, ठीक। फिर टाइप ऑफ क्वालिटी की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ क्वालिटी में जैसे क्वालिटी डिज़ाइन क्वालिटी, क्वालिटी को कैसे डिज़ाइन करें, डिज़ाइन कैसे करोगे, डिज़ाइन जाहिर सी बात है हाई ग्रेड की चीज़ें लो, है ना। रेफर्स कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक फॉर द प्रोडक्ट, सब कुछ देखो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे क्यूए को हो चाहे क्यूसी को, अल्टीमेटली कर रहे काहे के लिए, बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाई ग्रेड मटेरियल, नैरो टॉलरेंस मीन्स जीरो टॉलरेंस, किसी तरह की कोई मिस्टेक का कोई चांस नहीं, स्पेशल फीचर एंड हाई परफॉर्मेंस, ठीक। तो ये क्वालिटी को डिज़ाइन करते हैं, इस तरह का मटेरियल हम यूज़ करते हैं, इस तरह का हम प्रोसेस यूज़ करते हैं, इसी को बोलते हैं क्वालिटी को डिज़ाइन करना। जब सब कुछ स्टैंडर्ड होगा, चाहे मशीनरी हो, चाहे प्रोसेस हो, चाहे टेक्नीशियंस हो, चाहे आपके यहाँ स्टाफ हो, चाहे सुपरविजन हो, जब क्वालिटी का लेके आओगे तो ऑब्वियसली क्वालिटी, ये क्या डिज़ाइन की हुई क्वालिटी है। फिर कन्फर्मेंस क्वालिटी, कन्फर्मेंस क्वालिटी वंस द लेवल ऑफ डिज़ाइन क्वालिटी हैज़ बीन डिटरमाइंड। एक बार कोई भी प्रोडक्ट बन गया फिर क्या करोगे, उसका पूरा डेटा निकालोगे, उस डेटा का पूरा स्पेसिफिकेशन, अगर स्पेसिफिकेशन ठीक है, द क्वालिटी पर्सन वर्क्स। देखो क्या है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाले ने टैबलेट बनाई जो मैंने बताया, वैसे ही क्यूसी वाला आएगा, वो भी साथ में सैम्पलिंग करेगा और दोनों का डेटा मैच होना चाहिए। अगर मैच हुआ इट मीन्स कि क्वालिटी कंफर्म है, उसकी भी हार्डनेस उसी रेंज में है जो हमको चाहिए, और क्वालिटी कंट्रोल वाले की भी उसी रेंज में, फ्राइबिलिटी उसकी भी रेंज वही है, इसकी भी रेंज, तो इट मीन्स कि वो कंफर्म हो गया कि हाँ भाई ये स्पेसिफिकेशन सही है। फिर क्वालिटी सिस्टम की बात करें, क्वालिटी सिस्टम में क्या, जो लिमिट्स होती हैं, बैच की कुछ लिमिट्स हैं जो हम बात कर रहे थे, चाहे हार्डनेस की बात करो, चाहे डीटी की बात करो, चाहे डिजो की बात करो, चाहे फ्रेबिलिटी की बात करो, चाहे हार्डनेस की बात करो, ये जो लिमिट्स होती हैं, ये लिमिट्स क्वालिटी सिस्टम बनाती हैं। सब चीज़ें विद इन द लिमिट्स हैं तो क्वालिटी सिस्टम सही काम करेगा। इसके लिए क्या, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक। क्वालिटी सिस्टम कैसे कैसे आएगा भाई, क्वालिटी का मैनेज करो, कैसे मैनेज करोगे, प्रॉपर मॉनिटरिंग करके। जो बैच बन रहा है क्यूए और क्यूसी मिलके उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे, ठीक। फिर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल क्या है भाई, क्यूसी इनकम्पास ऑल टेक्निक एंड एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली। क्यूसी ऑल्सो इंक्लूड्स रिव्यू द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, मेक रिकमेंडेशंस एंड देयर इम्प्रूवमेंट्स। क्वालिटी कंट्रोल क्या, पहले तो ड्यूरिंग, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस सबको चेक करेगा, उसका सारा डेटा निकालेगा, उस डेटा की फर्दर स्टडी की जाएगी, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम मिलती है तो उसको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस वाला हमने बताया, जो भी डिज़ायर्ड प्लान है, जो भी सिस्टमिक एक्शन है, सिस्टमेटिक नेसेसरी एक्शन लेने हैं, वो प्रोडक्शन के साथ मिलके कौन लेगा, क्वालिटी एश्योरेंस। मीन्स इंडिविजुअली कोई काम नहीं करता, प्रोडक्शन वाले के साथ। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या होता है, गोल होता है प्रोडक्शन। इसी के लिए आपका क्वालिटी कंट्रोल है, इसी के लिए आपका क्वालिटी एश्योरेंस है, इसी के लिए आपका
मेंटेनेंस यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसी के लिए आपका वेयर हाउस डिपार्टमेंट है, इसीलिए आपका वाटर सिस्टम डिपार्टमेंट है, इसीलिए आपका क्लीनिंग डिपार्टमेंट है। कहने का मतलब अल्टीमेटली गोल क्या है? प्रोडक्शन को सही तरीके से बढ़ाना। ठीक, फिर और क्या कर सकते हैं भाई? क्वालिटी ऑडिट्स कराई जाती हैं। क्वालिटी ऑडिट्स कैसे? हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था। असेसमेंट, पता लगाया जाता है भाई चीज़ें सही बनी है कि नहीं। अब कई बार क्या होता है कि हम अपनी नज़रों से जो काम कर रहे हैं हमको नहीं पता चल पाता, लेकिन वही दूसरे को दिखाएं तो उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई प्रॉब्लम यहाँ पे है। ठीक, तो उसके लिए ऑडिट की जाती है। ऑडिट में फर्स्ट पार्टी ऑडिट, ठीक, इवेलुएट करते हैं ओन परफॉर्मेंस। हम लोग क्या है, अपना ही परफॉर्मेंस क्या है इवेलुएट करते हैं। सेकंड पार्टी में क्या होता है, जो सप्लायर जहाँ से हम मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं या रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वेंडर ऑडिट जिसको बोलते हैं, या जिसको हमें देना है, जो हमारी पार्टी है उसको बुला लेते हैं। मान लिया किसी ने इंडेंट भेजा, भाई 2 करोड़ टैबलेट चाहिए, बुला लिया, आओ देख लो आके भाई सब कुछ सही है, जो आप स्पेसिफिकेशन बताया उसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं? वेंडर ऑडिट या सेकंड पार्टी ऑडिट। लास्ट में थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में कंप्लीट सेपरेट कंपनी, मतलब यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है उन लोगों का, वो सेपरेट ऑडिटर ही होते हैं। जैसे यूएसएफडीए के ऑडिटर हो गए, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, WHO, लोकल WHO में जो आपके यहाँ का लोकल DI है, या WHO का कोई दूसरा और कोई बंदा हो गया, या MHRA कहाँ का? साउथ अफ्रीका का, या TGA हो गया, है ना। तो सब अलग अलग कंट्री के अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनके थ्रू ऑडिट कराई जाती है। थर्ड पार्टी ऑडिटर्स यूजुअली क्या करते हैं? मैंने क्या कहा? ISO 9000 सीरीज़ के, मीन्स प्रोडक्ट को कंफर्म करते हैं कि सही है कि नहीं क्वालिटी वाइज। ओके, ये सब काम क्या है भाई? क्वालिटी ऑडिट्स का मेन कंडक्ट कराने का मेन क्या है? ये इंश्योर करते हैं क्वालिटी का जो प्लान किया गया है, क्वालिटी का जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, वो एकदम सही है। डॉक्यूमेंट सारे कंट्रोल में हैं, किसी तरह का कोई मिसयूज़ ना होने पाए। स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन बीइंग फॉलोड, सारे स्टैंडर्ड्स और जो रेगुलेशन हैं, जो अभी हम आगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में कि किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कैसी प्रैक्टिस चाहिए, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, वो सब अंडर कंट्रोल है कि नहीं। डेटा सिस्टम जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो सही है कि नहीं। प्रॉब्लम कोई भी है उसको एड्रेस की जा रही है कि नहीं। भाई मान लिया किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आई, तो ऐसा थोड़ी कि उसको स्किप कर जाओ, छुपा जाओ ना, उसको बाकायदे नोट डाउन करो और उसके अगेंस्ट में फिर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। करेक्टिव प्लस प्रिवेंटिव, ताकि नेक्स्ट टाइम सेम चीज़ रिपीट ना होने पाए। प्रोडक्ट कंफर्म स्पेसिफिकेशन। तो कुल मिला के ऑडिट ऐसा भी नहीं कभी भी कोई मुंह उठाया और चला गया। ऑडिट जैसे कॉलेज के इंस्पेक्शंस होते हैं, शेड्यूल टाइम होता है, बाकायदे प्री इंटीमेशन मिलेगा, किसी तरह की कोई सरप्राइज ऑडिट नहीं होगी। हालांकि आजकल तो सरप्राइज ऑडिट बहुत करते हैं लोग। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं क्या? QMS बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। इसमें QA और QC दोनों। QC इज इसेंशियल ऑपरेशन, बहुत इसेंशियल ऑपरेशन है किसके लिए? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। QA भी इसेंशियल है किसके लिए? कॉन्फिडेंस के लिए। देखो QC से हमको ये पता चलेगा कि ये चीज़ सही बन रही है, और क्वालिटी एश्योरेंस यानी QA से पता चलेगा हम कॉन्फिडेंट हैं कि सही ही है। क्यों? क्योंकि 3 चेक्स हो गए। पहला चेक किसने किया? प्रोडक्शन ने किया। दूसरा चेक QC ने कर लिया, और तीसरा फाइनल चेक कर लिया किसने? QA ने। इसीलिए उसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक, जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है। क्वालिटी सिस्टम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं QMS सिस्टम। ठीक, ये विद इन इंडस्ट्री होते हैं और QA के लोग ही होते हैं, उन्हीं में से डिवाइड कर दिए जाते हैं कुछ लोगों को। ये सर्टिफिकेशन जैसे कोई भी है, जैसे ISO से सर्टिफिकेशन लेना है, किसी और चीज़ से सर्टिफिकेशन लेना है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से जाके, कुल मिला के इनका सारा का सारा काम डॉक्यूमेंट का होता है। 100 फ्लोर पे कोई काम नहीं होता, जहाँ पे टैबलेट बनती है वहाँ कोई काम नहीं। इनका फुल ऑन काम डॉक्यूमेंट का होता है। डॉक्यूमेंट की स्टडी करते रहते हैं ये लोग, ठीक है, और नए नए प्रोसीजर्स बनाते रहते हैं। जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें, कस्टमर पे फोकस रहेगा, लीडरशिप कैसी है, पीपल इंगेज हैं, प्रोसेस की अप्रोच कैसी है, इम्प्रूवमेंट जहाँ ज़रूरत है, एविडेंस, हर भाई कोई बैच बना उसका एविडेंस क्या है? BMR है। ठीक, रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करने में ये सब मैंने क्या कहा? सारा डॉक्यूमेंट का काम है। फिर क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन किससे? ISO 9000 से। यह सबसे फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ था कब? 1987 में। हेल्प करता है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए।
क्वालिटी, टोटल क्वालिटी, एक देखो क्वालिटी मैनेजमेंट टीम होती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मींस पूरी इंडस्ट्री का सब कुछ उसी में, जो भी एक्सपेक्टेशन, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर एंड कम्युनिटी, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है उन सबको फुलफिल करना, उनको सेटिस्फाई करना इन द मोस्ट इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे। मीन्स कॉस्ट भी नहीं बढ़नी चाहिए और उनको प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमाइज पोटेंशियल ऑफ ऑल द एम्प्लॉई, मीन्स जरा तरह तरह की ट्रेनिंग, ताकि एम्प्लॉय क्या है डिमोरलाइज ना हो, है ना, एक्शन में रहे, फुल एनर्जी से काम कर सके। ये सारे काम किसके हैं? इन्हीं के। कैसे करेंगे? फोकस ऑन कस्टमर, कस्टमर पे फोकस करो, कस्टमर की नीड क्या है, एक्सटर्नल कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट सर्विस कैसी है, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट कैसा है। भाई जाहिर सी बात, आप मरे मरे से जाओगे, क्या काम करोगे? नहीं कर पाओगे, है ना। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कोई भी प्रोसेस चल रहा है, हर किसी भी चीज़ में, हर जगह पे, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई टॉपिक बहुत अच्छा आता है लेकिन देयर इज़ अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। हर जगह पे इम्प्रूवमेंट का एक स्कोप होता है। वो इम्प्रूवमेंट की जो क्वालिटी है वो कहाँ से, कैसे पता चले? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, लेकिन ये पढ़ेंगे हम लोग कब? नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, देखो बहुत डीप में नहीं गया हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर ढंग से पढ़ाऊँ तो 15 लेक्चर भी कम पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी 3 वीडियो में ये खत्म हो जाए। ओके, फिर भी कोई टॉपिक डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं पढ़ाने का। ओके, बाय।